मेरा नाम सुखदेव सिंह है। मैं कोई कहानी सुनाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ट्रक चलाता हूँ और जो बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का वो सच है जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि हर चीज़ का बोझ टायरों पर नहीं होता। कुछ बोझ सीधे रूह पर उतरते हैं। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी अजीब होती है। दिन दूसरों के होते हैं और रातें हमारी। जब लोग घरों में सो रहे होते हैं तब हम हाईवे पर अपनी आंखों को जगाकर रोटी कमाने निकलते हैं। करीब 6 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया। पुरानी गाड़ियां चलाते चलाते मैंने खुद का ट्रक ले लिया। 14 चक्का पुराना था लेकिन इंजन भरोसेमंद। मैंने केबिन में गुरु साहब की तस्वीर लगाई और शीशे पर लिखवाया, वाहे गुरु मेहर करे। पहले महीने से ही काम बढ़ने लगा। जहां पहले मैं दूसरों के लिए रात काटता था, अब लोग मुझे फ़ोन करने लगे। कुछ लोगों को ये तरक्की हजम नहीं हुई। ढाबों पर बातें बदलने लगीं। पहले जो लोग सुखदेव पाजी कहते थे, अब नज़रें चुराने लगे। मैं समझ गया था, जलन पैदा हो चुकी है। वो रात, वो अमावस की रात थी। चांद बिल्कुल गायब। मुझे छत्तीसगढ़ से नागपुर की तरफ माल ले जाना था। रात के करीब 1 बज रहे थे। जंगल वाला रास्ता, मोबाइल नेटवर्क कब का मर चुका था। रेडियो पर बस शोर बचा था। एक तीखे मोड़ पर मेरी हेडलाइट्स में सड़क के बीच कुछ चमका। पहले लगा कोई पत्थर है, लेकिन जैसे जैसे पास आया मेरा दिल बैठने लगा। सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा गोल घेरा बना था। नींबू, काले धागे और राख। बीच में लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ। मैंने ब्रेक दबाना चाहा, लेकिन ट्रक भारी था और मोड़ तंग। अगर ब्रेक मारता तो सीधे खाई में। ट्रक सीधे उस घेरे के ऊपर से निकल गया और उसी पल इंजन ने ऐसी आवाज़ की जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। केबिन की लाइट अपने आप बुझ गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया हो। अजीब सवारी। मैंने शीशे में देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी गर्दन पर सांसों की गर्माहट थी। ठंडी नहीं, गीली और भारी। मैंने गुरु साहब का नाम लिया, हाथ कांप रहे थे। थोड़ा आगे जाकर मैंने ट्रक रोका। नीचे उतरा तो देखा आगे के टायर में लाल कपड़ा फंसा हुआ था। मैंने हाथ नहीं लगाया, लोहे की रॉड से खींचा। जैसे ही वो कपड़ा खुला, मेरे हाथ से रॉड छूट गई। अंदर एक छोटा सा मिट्टी का पुतला था। उसकी छाती में 3 कीलें ठुकी हुई थीं और मुंह पर कुछ ऐसा लिखा था जो मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मेरे कानों में एक औरत की फुसफुसाहट गूंजी, अब मत छोड़ना। मैंने पुतले को सड़क से दूर फेंका, जूते से धकेला और बिना पीछे देखे ट्रक में बैठ गया। इसके बाद, उस रात के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। ट्रक अचानक बंद होने लगा, कभी ढलान पर, कभी ओवरटेक करते वक्त। नींद गायब हो गई। कभी लगता कोई केबिन में मेरे नाम से बुला रहा है। कभी रेडियो बंद होने पर भी औरत के रोने की आवाज़ आती। और सबसे डरावनी बात, 2 बार ऐसा हुआ कि मैं ड्राइव करता करता होश में आया और ट्रक किसी सुनसान जगह खड़ा था। मुझे याद ही नहीं मैंने ब्रेक कब मारे। ढाबे की शुरुआत। तीसरी रात मैंने एक पुराने ढाबे पर ट्रक रोका। नाम लिखा था शांति भोजनालय। अंदर बैठते ही मुझे अजीब सी भूख लगने लगी। खाना आया तो मैं रुक नहीं पाया। गरम दाल, जलती रोटियां, फिर भी मैं खाता चला गया। ढाबे वाला घूर रहा था। तभी उसने कहा, पाजी, आपके पीछे कोई बैठा है क्या? मैंने पलट कर देखा और वहीं मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। ढाबे वाला जिस जगह ढाबे वाला इशारा कर रहा था वहां कोई चेहरा नहीं था। यहीं छोड़ दीजिए, बस एक काली सी परछाई मेरी सीट से मेरे कंधे तक चिपकी हुई थी। उसने निगलते हुए ऐसी नहीं जैसी दीवार पर पड़ती आपके है, साथ आई है, बल्कि जैसे किसी ने मेरी पीठ से अपना वजूद सिला हो। मेरे हाथ अब भी प्लेट में थे, लेकिन रोटी का स्वाद अचानक राख जैसा हो गया। तभी मेरे कान के पास वही जानी पहचानी आवाज़, भूख लगी है, छोड़कर मत जाना। मैं उछलकर खड़ा हुआ। ढाबे में बैठे 2-3 लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने बिना पैसे दिए ढाबे से बाहर छलांग लगाई। ट्रक में बैठते ही केबिन का शीशा अपने आप बंद हो गया और सामने के शीशे पर उंगलियों के निशान उभरने लगे। 1, 2, 3, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा। वाहेगुरु, मेरी आवाज़ फट गई। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन ट्रक पीछे की तरफ चलने लगा। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और उसी वक्त मेरे कंधे पर एक भारी हाथ रखा गया। वो बोली,
अब रास्ता वही होगा जो मैंने चुना है। सामने अंधेरे में वही जंगल वाला मोड़ दिखने लगा, वही जगह जहां नींबू, राख और लाल कपड़ा पड़ा था। वो हंसी मेरे कानों में नहीं, सीधे सीने में गूंज रही थी। ऐसी हंसी जो कह रही हो अब देर हो चुकी है। सामने खड़ा आदमी एक पल को अपनी आंखें बंद कर गया, फिर बोला, पाजी ये अब मजबूत हो चुकी है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? वो आदमी जंगल की तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जिसके लिए ये बांधी गई थी वो मर गया, लेकिन इसे मुक्ति नहीं मिली। पीछे से उस औरत की आवाज़ आई, क्योंकि रास्ता इसने काटा था। मेरा सिर घूम गया। मैंने कहा, तो अब? वो आदमी लाल कपड़े की तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथ से काले धागे खोले और बोला, अब 2 रास्ते हैं। पहला, तो इसे यहीं पूरा करे, जिसके नाम से ये बनी थी उसका नाम लेकर इसे मिट्टी में दबा दे। दूसरा, तू इसे साथ ले जाए और फिर ये तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो हंसी अब तेज़ हो गई। मेरे पीछे वो औरत मेरे कंधे से लग गई। उसकी सांस मेरी गर्दन पर थी। चलो, उसने फुसफुसाया, दूसरा रास्ता चुनो। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नहीं। मैं ट्रक से उतरा। मेरे पैर ज़मीन में धंस रहे थे, जैसे मिट्टी मुझे पहचान रही हो। वो आदमी मेरे साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, नाम लेना पड़ेगा पाजी। मैंने आंखें बंद की, दिल ज़ोर से धड़क रहा था, और फिर मैंने वो नाम लिया जो उस पुतले पर अधूरा लिखा था। जैसे ही नाम पूरा हुआ, हवा चल पड़ी, जंगल कराह उठा, लाल कपड़ा एक झटके में जलने लगा। वो औरत चीखी, चीख ऐसी जैसे कोई सदियों से दबा हुआ सच बाहर आ रहा हो। उसकी हंसी टूट गई और फिर खामोशी। मैंने आंखें खोली। पीछे की सीट खाली थी, सड़क साफ थी। वो आदमी भी नहीं था, बस राख बची थी, और उसमें मेरे ट्रक का पहला टायर। मैं वहीं बैठ गया। सांस धीरे धीरे वापस आई। सुबह होने लगी थी। पूरब की तरफ आसमान हल्का सा नीला पड़ने लगा था। जंगल अब भी वहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। रात का दबाव जैसे धीरे धीरे पीछे हट रहा हो। मैं ज़मीन पर बैठा था, घुटनों पर हाथ रखे हुए। सांस अब पहले जैसी भारी नहीं थी, लेकिन सीने में अब भी कुछ अटका हुआ था। मेरी नज़र राख पर पड़ी, वही राख जिसमें लाल कपड़ा जलकर मिट चुका था। उस राख के बीच 3 कीलें पड़ी थीं, साधारण लोहे की, जंग लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अब भी गर्म थीं। मैंने उन्हें छुआ नहीं, बस वहीं छोड़ दिया। ट्रक की तरफ देखा, वो खड़ा था, शांत, जैसे उसने भी लंबी सांस ली हो। मैं उठा, केबिन में बैठा। गुरु साहिब की तस्वीर अब भी वहीं थी। मैंने माथा टेक दिया, बिना कुछ मांगे। इंजन स्टार्ट किया। इस बार कोई झटका नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस इंजन की साफ जानी पहचानी घर जैसी आवाज़। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। जंगल पीछे छूटने लगा, लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। कोई गाना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस हल्की सी फुसफुसाहट। बोझ उतर गया, लेकिन निशान रह जाते हैं। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज़ कान में नहीं, दिल में गूंज रही थी। मैं जानता था ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। मैं नागपुर पहुंचा, माल उतारा, लोगों से बोला, हंसा भी, लेकिन हर अमावस को मैं ट्रक रात में नहीं चलाता। और आज भी अगर किसी सड़क पर नींबू, राख और लाल कपड़ा दिख जाए तो मैं ब्रेक मार देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का बोझ सिर्फ टायरों पर नहीं होता। कुछ बोझ सिर्फ एक बार उतरते हैं और उम्र भर याद दिलाते रहते हैं कि वो कभी थे।